संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। एसडीजी क्लासेज पर लोक सिद्धांत कॉमेडी का पठन पाठन चल रहा है और इसके पहले एक वीडियो पड़ा था, उसमें हमने रिक्वेस्ट किया था कि यदि आपको आगे की चीज़ें जाननी है तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ये हम छोटी कक्षाओं के नहीं पढ़ रहे हैं, वहाँ पर सूत्र पूछेगा कि परसन्निकर्ष संहिता क्या है, इको एणच क्या है, किस सूत्र से स्थाने अंतरतमः क्या करता है, अनचिच से क्या है, झलाम जस क्या है, संयोगातस्य लोप सूत्र कैसा है, अलो अंतस्य क्या करता है, और जो कात्यायन जी का यण प्रतिषेधो वाच्य है, और बीच में और भी कुछ चीज़ें बताई थी कि षष्ट्यंत पद क्या है, सप्तंत पद क्या है, स्थानीय क्या है, आदेश क्या है, स्थाने अंतरतमः सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सब चर्चा हमने कल कर दी थी। यदि आप वह वीडियो न देखे हैं तो उसको पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि इस सूत्र की व्याख्या हमने पिछले वीडियो में, जितने सूत्र यहाँ लिखे हैं उसकी व्याख्या हमने पिछले वीडियो में कर दी है। आज भी व्याख्या होगी, लेकिन शायद आपको समझ में कुछ कठिनाई है समझने में। तो कल हम लोगों ने शुद्धोपास का सिद्धि प्रक्रिया देखा था। जैसे आप मैथ में सूत्र के द्वारा बड़े से बड़े सवाल को हल कर लिया जाता है, वही नियम है यहाँ। सूत्र शैली है, कात्यायन वार्तिककार है और पतंजलि महाभाष्यकार है। कल विस्मृति हो गई थी कि त्रिमुनियों के नाम में हमें पतंजलि का नाम ही नहीं याद आया। तो विस्मृतियाँ होती रहती हैं, लेकिन फिर भी उससे पहले यहाँ पर इस सिद्धि प्रक्रिया आज दो शब्द लिए हैं, मध्वरी और मदध्वरी, मदध्वरी और मध्वरी। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर मधु और अरि आएगा। माने मधु एक राक्षस का नाम है और अरि माने शत्रु। बोले शत्रु के दुश्मन माने विष्णु जी का बोध होगा। तो जो चीज़ें ना समझ में, पिछला वीडियो अवश्य देखिएगा। हम रिक्वेस्ट इसलिए बार बार करते हैं कि उसमें थोड़ा डीपली बताया गया। नीचे स्क्रीन पर सूत्र चल रहे थे, उसकी वृत्तियाँ चल रही थीं। यहाँ भी वृत्तियों की चर्चा यहाँ भी करेंगे, लेकिन कुछ अंतर होगा, क्योंकि जो पिछला हमने समय लेके 1 घंटे के ऊपर वीडियो बनाया, उसका मूल उद्देश्य था कि उसको आप 1 बार 2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और जो चीज़ें समझ में आए कमेंट में लिखिए कि ये सूत्र समझ में नहीं आया, क्यों हुआ। तो अगले वीडियो में आपके प्रश्न को उठाया जाएगा और यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वही, किसी ग्रंथ के प्रारंभ में यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो जैसे नत्वाम सरस्वतीम देवी शुद्धाम गुरुलयम करोम्यहम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी, कि मैं पाणिनी के ग्रंथों में प्रवेश करने के लिए, उसको जानने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा हूँ। ये वरदराज विरचित लघु सिद्धांत कौमुदी है। सिद्धांत कौमुदी भट्टो जी दीक्षित लिखे हैं। भट्टो जी दीक्षित के शिष्य थे वरदराज जी। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। एक एक सूत्र यहाँ पर हम उसकी सिद्धि प्रक्रिया करेंगे और जो सूत्र लगेगा वहाँ पर हम बताते चलेंगे ये सूत्र लगा है, ये सूत्र ये नियम करता है, इसलिए लगा। तो आइए सबसे पहले हम संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद करेंगे तो 2 ही चीजें आएंगी, 2 पद आएंगे, मधु प्लस अरि। ध्यान दीजिएगा, जब मधु प्लस अरि हो गया तो ये संधि नहीं होगा। हमने कहा ना, हमारे यहाँ हर चीज की संज्ञा होती है। तो पहला ही सूत्र आएगा परः सन्निकर्ष संहिता, वर्णों की अत्यंत निकटता ही संधि का। ये सूत्र लगेगा तब आप संधि कार्य कर पाएंगे। जब तक इसकी संहिता संज्ञा नहीं होगी तब तक संधि नहीं होगा। जब आप लोग कहीं पर इंटरव्यू में जाएंगे, ऐसे दे देगा, बोलेगा इसमें संधि करो,
कौन सा सूत्र लगेगा सबसे पहले? तो आम आदमी यही बताता है, ई को यणच लगेगा, तो वो हंसकर टाल जाता है। जब आप कभी इंटरव्यू बैठेंगे तो आपको पता चलेगा। हम लोग इंटरव्यू के माध्यम से आए हैं तो हम लोगों को मालूम रहता है कि कहाँ पर क्या चीज़ें पूछी गई है, और शायद अब तो इंटरव्यू हट भी गया है, नहीं तो अलग टेंशन होता था। पास करना अलग की बात थी, लेकिन इंटरव्यू के लिए अलग था। तो मधु प्लस अरि, सबसे पहले हम इसकी संहिता संज्ञा करेंगे, तब इसमें संधि कार्य होगा। बात समझ में आ गई कि जब तक नए घर में गृह प्रवेश नहीं होगा, घर में खाना नहीं बनेगा। वही सिस्टम यहाँ भी समझ लो कि पर सन्निकर्ष संहिता से इसकी संहिता संज्ञा हो गई, तब जाकर यह सूत्र लगा इको यणच। सूत्र क्या लगा? इको यणच। इको यणच में 3 पद थे, यहाँ पर लिख देते हैं। एक पद था इकह, एक पद क्या था? इकह, दूसरा था यण, और तीसरा पद था अच। कल इसकी व्याख्या किए थे हमने। इको यण अच, बोले इक के स्थान पर अच यण हो जावे, इसकी वृत्ति थी इक स्थाने यण स्यादच। संहितायाम विषय इक स्थाने, देखो वृत्ति याद होनी चाहिए, और वृत्ति जब याद रहेगी तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर एक तरफ हमें ऊ दिखाई पड़ा और आगे अ दिखाई पड़ा। अब यह सूत्र का नियम यहाँ बैठा कि जो ऊ है वह इक के अंतर्गत आता था। वह जो ऊ है किसके अंतर्गत आता था? इक के अंतर्गत आता था। और जो अच है वह अरि का आकार है। पूछेगा कि मधु प्लस अरि में संधि कैसे हुई, तो आप यही बताएंगे कि मधु में जो उकार है वह इक है, और अरि में जो आकार है, आदि में जो आकार है वह अचि है। समझ में आया? तो इको यणच सूत्र यही कहा, इक स्थाने यण स्यादचि, संहितायाम विषय, कि इक के स्थान पर यण हो जाए संहिता के विषय में। इसीलिए लिखा है, संहिता का अधिकार चल रहा है। आपको शायद अष्टाध्यायी पढ़ने का अनुभव ना हो, उसमें अधिकार सूत्र चलते। हर जगह पाणिनि जी हर बात नहीं कहते हैं, कुछ अनुवृत्तियां आते हैं। अनुवृत्ति माने पीछे के सूत्र से कुछ ले लिया जाता है। तो ये सब चीजें जहां पर आएंगी हम वहां पर दर्शन कराएंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो संहितायाम विषय माने संधि के विषय में इक के स्थान पर क्या हो जावे? यण हो जावे। लेकिन यण कहाँ होवे? तो यह प्रश्न जब उठता है तब यह सूत्र आता है, तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। सप्तमी निर्देश, तो सप्तमी निर्देशन कि जो सप्तमी से निर्दिष्ट होगा। सप्तमी से निर्दिष्ट क्या है? यह अचि है। सप्तमी से निर्दिष्ट क्या है? देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इकह यण, और इधर लिख देते हैं अच। यह षष्ठी है, यह प्रथमांत है, यह सप्तमी विभक्ति है। बात समझते रहिएगा। यहाँ पर यही बताया कि तस्मिन इति बन गया। तस्मिन इति निर्दिष्टे, उससे जो निर्दिष्ट होगा, किससे? तस्मिन में सप्तमी लगी है, कि जो सप्तमी से निर्दिष्ट होगा पूर्वस्य। तो सप्तमी निर्देशन, वृत्ति पढ़िएगा, सप्तमी निर्देशन वृत्ति। इसीलिए हमने कहा पिछला वीडियो आ जाकर देखिए, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। वही चीजें यहाँ भी बता रहे हैं। लेकिन आप अगर पहली बार आए होंगे, पहली बार लोग सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे, तो शायद आपको समस्या हो कि ये निर्दिष्टे क्या है, विधीयमान का है। यहाँ पर बताया तस्मिन निति निर्दिष्टे पूर्व, सप्तमी निर्देशन, सप्तमी निर्देशन विधीयमान कार्यम, जो सप्तमी से निर्दिष्ट होगा कार्य वहीं पर होगा। लेकिन बोला वर्णांतरेण अव्यवहित, लेकिन उन दोनों वर्णों के बीच में किसी अन्य वर्ण का क्या हो? व्यवधान ना हो। तो उ और अ के बीच में कोई व्यवधान नहीं था, माने कोई दूसरा वर्ण नहीं था। अगर बीच में कोई दूसरा वर्ण होता तो शायद यह इको यण चिन्ह लगता है। बात समझ में आ गया?
और लिखा पूर्वस्य बोधम। वृत्ति पूरा पढ़ेंगे तो यही होगा, सप्तमी निर्देशेन विधीयमानम कार्यम, कि सप्तमी से जो निर्देशित होगा, तो सप्तमी से निर्देशित है अचि, सप्तमी विभक्ति लगी, और यहाँ पर अचि कहाँ है, यहाँ आ गया। अरि के आदि में जो अ है वह अचि है, सप्तमी से निर्दिष्ट है, ध्यान समझिएगा। और जो सप्तमी से निर्दिष्ट होगा उस विधीयमान कार्य वर्णांतरेण अव्यवतस्य, वर्णों का व्यवधान न हो तो पूर्वस्य बोधम, उसके पूर्व में कार होगा, अर्थात मधु के उकार में यण होगा। यण कहाँ होगा इसका इन्होंने ये सूत्र आकर बता दिया कि जो सप्तमी से निर्दिष्ट होगा, सप्तमी से निर्दिष्ट है अरि का आकार। और बोला विधीयमानम कार्यम, कार्य वहीं पर होगा, लेकिन वर्ण अंतरेण, वर्णों के बीच में, अंतरेण शब्द बीच के लिए आता है कि वर्णांतरेण, वर्णों के बीच में, अव्यवहितस्य, व्यवहितस्य माने होता है व्यवधान, और अव्यवहितस्य माने होता है व्यवधान न हो तो पूर्वस्य बोधम, वह कार्य सप्तमी के जो पहले वर्ण है उसमें होगा, यहाँ पर यण आदेश होगा। जब यहाँ यण आदेश हो गया तो यहाँ पर 4 वर्ण मिल गए, य भी मिला, व भी मिला, र भी मिला और ल भी मिला। समझते जाइएगा। अब स्थानीय एक है, स्थानीय उसे कहते हैं जिसके स्थान पर कोई वर्ण आएगा, समझ में आ गया। और आदेश उसे कहते हैं जो स्थानीय के स्थान पर जो वर्ण बैठेगा, समझ में हो गया। ये स्थानीय है, मधु का उकार स्थानीय है, और यह आदेश है। आदेश का क्या कार्य है, स्थानीय के स्थान पे जाके बैठ जाना, उसको हटा के बैठ जाना। तो या व र ल जब देखा गया स्थानीय एक है और आदेश 4 हैं तो अनियम हो गया। क्या हो गया, अनियम हो गया। और जब अनियम हुआ तो अनियम को नियम करने के लिए परिभाषा सूत्र आता है। कौन सा सूत्र आता है, परिभाषा सूत्र। तो जो यह स्थाने अंतरतम है यह परिभाषा सूत्र है, ध्यान रखिएगा। ये विधि सूत्र है, यह विधि सूत्र है। ये क्या है, संहिता चल रही है, यह अधिकार सूत्र है। ऐसा ऐसा होगा तो आगे जैसे आगे आप संधि पढ़ेंगे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जहां इसके दर्शन विस्तृत रूप में दिखेंगे, स्पष्ट दिखेंगे, वह चीजें आपको समझ में। जहां पर भी अनियम होगा उस अनियम को नियमित करने के लिए परिभाषा सूत्र आता है। प्रश्न ऐसे ही बनेंगे, अनियम को नियमित करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग होता है। आदेश सूत्र होगा, विधि सूत्र होगा, निषेध सूत्र होगा, संज्ञा सूत्र होगा। तो आपका जवाब क्या होगा, परिभाषा सूत्र। समझ में आया। पूरी लोग सिद्धांत कौमुदी पढ़ डालो, मिल जाए बताना। जो डीपली पढ़ेगा उसे मिलेगा, लेकिन कम समय में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ अनियम क्या हुआ कि सीट एक है, बैठने वाले 4 लोग हो गए। कौन बैठेगा, तुरंत सुरताया स्थाने अंतरतम, प्रसंगे सति सदृशतम स्यात्। इसकी वृत्ति है प्रसंगे सति सदृशतम स्यात्। प्रसंग के विषय में जो सबसे सदृशतम हो, जो खासम खास हो, ध्यान रखिएगा कि जो खासम खास हो, तुल्यादि स्थानों को देखकर वही वर्ण आदेश होगा जो इसके तुल्य होगा। अब यहां देखा गया कि ऊ का जो उच्चारण स्थान है वह ओठ है। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओठ है। अब इन वर्णों में जिसका ओठ का उच्चारण होगा वही जाएगा। यहाँ पर यह तालु हो गया। यह किससे बोला जाता था, तालु से। र मूर्धा था और ल दंत था, तो ऊ के स्थान पर क्या आदेश होगा, ऊ के स्थान पर वह आदेश हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ऊ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, वह आदेश हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि जब ऊ के स्थान पर वह आदेश हो गया तो रूप क्या बना, म, और उसके बाद
ध आधा हो जाएगा और उसके बाद व और आगे अरिथाई। बात समझ में आ गई? म ध व अरि, अरि ही है। क्लियर हो गया? अब ध्यान देना थोड़ा सा कि स्थाने अंतर तमह से ऊ के स्थान पर व आदेश हुआ। कैसे हुआ? वृत्ति बताई हमने कि प्रसंगे सति सदृशतम स्यात्। प्रसंग के विषय में जब प्रसंग चल रहा हो, एक के स्थान पर कई लोग उस स्थान को ग्रहण करने वाले मिल जाएं, तो जो सदृशतम होगा वही उस स्थान को ग्रहण करेगा। क्लियर हो गया? जैसे भाई परीक्षा आप लोग भी दोगे, लेकिन पद कम है, संख्या ज्यादा है, तो जो सदृश होगा, जो उसका ज्यादा जानकार होगा, वही उसी का चयन होगा। वही सिस्टम यहाँ भी लग गया कि प्रसंगे सट सदृशतम स्यात् स्थाने अंतर तम सूत्र से। यह नियम परिभाषा सूत्र है, ये नियम सूत्र भी इसे कहा जाता है कि जहाँ पर अनियम होगा वहाँ पर नियम सूत्र आएगा। नियम सूत्र को परिभाषा सूत्र कहते हैं। जब ये चीजें हो गई, तुरंत वहाँ पर एक सूत्र फिर प्रवृत्त हुआ और वो सूत्र था अनचिच्य। यह जो अनचिच्य है यह वैकल्पिक सूत्र है। कौन सा सूत्र है? वैकल्पिक। वैकल्पिक माने होता है विकल्प से। वैकल्पिक माने क्या होता है? विकल्प से। तो म ध व अब आगे अरि था, तो अनचिच्य सूत्र आया, बोला अच परे द्वे, नहीं क्षमता, अच परे यरो। यदि अच के बाद यर प्रत्याहार के वर्ण आएंगे तो उस यर प्रत्याहार का वर्ण क्या हो जाएगा? द्वित्व हो जाएगा। तो अब देखा गया जब यह सूत्र आया तो यहां पर क्या कर दिया? म और उसके बाद ध ध व, ये चीजें, इस ध को क्या कर दिया? व कर दिया। क्यों कर दिया? तो थोड़ा सा आपको दिखा दें। म में भी अ लगा है, म में भी क्या लगा है? अ लगा है। अब आगे अरि ही था, आगे अरि ही था। थोड़ा समझिएगा, यह जो अनचिच्य सूत्र आया, यह कहा अच परे कि अच के बाद यर प्रत्याहार के वर्ण हो। तो यर प्रत्याहार में है वर्ण के यस ले जाएंगे और सक्षर के र तक जाएंगे, तो देखा गया यर में ध भी आता था। यहाँ है ना, अ है फिर ध है, तो यहाँ अलग अलग लिख दिया। अ दिखाई पड़ा, अच है, अवच के परे यर प्रत्याहार है, इसीलिए यह ध द्वित्व हो गया। यह ध क्या हो गया? द्वित्व। वैकल्पिक सूत्र है, जब द्वित्व करेंगे तो ये वाला रूप बनेगा और जब द्वित्व नहीं करेंगे तो ये वाला रूप बनेगा। दोनों रूप अभी दिखा देंगे। जब यह सूत्र आया अनचिच्य, वैकल्पिक सूत्र था, तुरंत जो है संधि कार्य होने लगे। संधि कार्य का मतलब हमने पिछले वीडियो में बताया था, संहितेक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्य समासेतु वाक्यतु विवक्षा। ऐसा एक श्लोक है कि संधि एक पद में, धातु में, उपसर्ग में, समास में नित्य करना चाहिए। नित्य माने जरूरी है, नहीं करेंगे शब्द गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर आया झलाम झस झस। किस सूत्र की प्राप्ति हुई? झलाम झस झस यहाँ दिखाई पड़ गया। अरे यहाँ तो हमारा नंबर आ गया, यहाँ हमारे गुण दिख रहे हैं, हमको लगना है। तो झलाम झस झस आया, बोला झल प्रत्याहार के बाद। किस प्रत्याहार के बाद? कि झल प्रत्याहार के बाद झस प्रत्याहार के वर्ण आने पर क्या हो जावे? झल के स्थान पर जस आदेश हो जावे। थोड़ा आपको बताएं कि झल प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण आते हैं। वर्ग क्या है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। एक वर्ग में कितने होते हैं? 5 अक्षर। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम उसको झलाम झस झस की व्याख्या कर दें तो यहाँ साधारण सा नियम था कि झल प्रत्याहार के बाद क ख ग
घ च छ ज झ, उसके बाद ट ठ ड ढ त थ द ध, और पांचवा वर्ग है प फ ब भ। बहुत सरल समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा। अब झ से क्या है, तो यहाँ बोला ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ, तो होगा क्या, बोले जस हो जाएगा। तो उस वर्ग का तीसरा वर्ण लिख दें, ग ज ड द ब। ये संधि कहती है कि झल के बाद ये आपका झल है और ये है झस, ये है जस। क्लियर में आ गया। ये जस है, झल है, ये झस है और ये क्या है आपका जस है। बोला झल वर्ण के बाद झस के वर्ण आएंगे तो क्या हो जाएगा, जस आदेश हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें कि प्रत्येक वर्ग के, ये वर्ग हैं, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग। इतना समझिएगा कि बहुत से लोग नहीं जान पाते, जो व्याकरण को नज़दीक से नहीं पढ़े होंगे, तो इसी तरह उन्हें परेशानी होती है। तो यहाँ बताया क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, कु चु टू तु पु। जब आप सूत्र पढ़ोगे ना लसक को अत्यधिते, तो उसमें कु आएगा, तो कु से किसका बोध होगा, क वर्ग का बोध होगा। तो ये सब चीज़ें आगे आएंगी, उसकी चर्चा वहाँ पर होगी। तो आपका समय न लेते हुए यहाँ बताया कि क ख ग घ, अर्थात ये जो 20 वर्ण हैं, इन 20 वर्णों के बाद ये 10 वर्ण आए तो उनके स्थान पर ये 5 वर्ण आदेश हो जाएंगे। एक तो ये नियम हो गया 20 10 5। दूसरा है कि प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के बाद, तीसरे चौथे के बाद क्या आवे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए तो क्या हो जाए, उस वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे क ख ग घ घ आया तो उस वर्ग का तीसरा वर्ण ग आदेश होगा। च छ ज झ यहाँ आया, च छ ज झ आया तो उस वर्ग का ज आदेश होगा। ट ठ ड ढ आएगा तो ड आदेश होगा, त थ द ध आएगा तो द आदेश होगा, और प फ ब भ आएगा तो ब आदेश होगा। उस वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। दूसरी भाषा में कि झल के बाद माने प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे तीसरे वर्ण के बाद क्या आ जाए, उस वर्ग, प्रत्येक वर्ग का दूसरा तीसरा वर्ण है तो उस वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। इतना ध्यान रखें, उस वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, ग है। त वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, द है। अब देखना यहाँ पर झलाम जस झस कैसे लगा, ध के बाद ध आ गया। यहाँ पर जो ध वर्ण है ये झल में भी आता है, और जो ये ध वर्ण है ये झस में भी आता है। तो एक ध को झल मान लिया और एक ध को झस मान लिया। एक झल है एक झस है तो होगा क्या, बोले उस वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो त वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, द है, तो यही द वर्ण आदेश हो जाएगा। बात पहुंच गई, यही द वर्ण क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। जब ये द वर्ण आदेश हो जाएगा तो ये ध किस में बदल जाएगा, तो बताया ये ध वर्ण जिसमें है वह द में बदल जाएगा। हमको लगता है कि झलाम जस झस संधि आपको समझ में आ गई होगी। जब यह बदल जाएगा तो यहाँ पर क्या है, झलाम जस झस से तो ये ध वर्ण किस में हो गया, द में बदल गया। जब यह द में बदल जाएगा तो म अ द ध व अरी, यही तो लिखा है। ये वह आधा है, ये वह क्या है, आधा है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब यह सूत्र लगा जलाम जस झस, तो यहाँ पर एक प्रक्रिया उत्पन्न हो गई, संयोगार्थ। अब इनको मिलाना था, हलो अंतरा संयोग है, यह संयोग संज्ञा करता है।
हलो अंतरा संयोग एक सूत्र है, ये संयोग संज्ञा करता है। जब इनकी संयोग संज्ञा करने लगे कि हलों के जहाँ पर हल 2 3 हो तो यहाँ सब हल ही है, द ध व हल है, बीच में स्वर का व्यवधान नहीं है। अब इनकी संयोग संज्ञा होगी, कैसे होगी? सूत्र आया संयोगांतस्य लोप है। जिन हलों की संयोग संज्ञा होवे तो उनका क्या हो जावे? तस्य मन उसका लोप माने लोप हो जावे। संयोगांतस्य लोप है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि द ध व की को लोप होने लगा, ये संयोग संज्ञा हुई है तभी लोप हो रहा है। हमने कहा ना पाणिनि जी कोई भी चीज करेंगे पहले उसकी संज्ञा करेंगे। इसे माहेश्वर सूत्र में पहले इत संज्ञा होती है तब तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। यहाँ भी क्या था? द ध व को हलो अंतरा संयोग से संयोग प्राप्त हुआ, संयोगांतस्य लोप सूत्र आया, तुरंत बना कि संयोगांतस्य लोप से इस सूत्र को लोप होने लगा और तीनों लोप हो जाते तो अनियम हो जाता। फिर नियमन करने के लिए अलोअंतस्य, ये कहा नहीं सारा लोप कर दोगे तो पूरा शब्द बिगड़ जाएगा, तो बोले अलो में जो अंतिम अल है, ये 3 अल है, अलो में जो अंतिम अल है केवल उसी का लोप होए। संयोगांतस्य लोप सूत्र आया, ये तीनों का लोप करने लगा। लेकिन अलो अंतस्य सूत्र कहा कि अलो में जो अंतिम अल है, तो जो ये द का ध का व का लोप कर रहे थे, अब इन तीनों का लोप नहीं होगा, केवल व का लोप होगा। किस सूत्र के द्वारा? अलोअंतस्य। यह बताया कि अलो में जो अंतिम अल होगा, ये अल है 3 है इसलिए अलो बहुवचनांत प्रयोग हुआ कि अलो में जो अंतिम अल है उनका क्या हो जावे? अंतिम अल व का लोप होगा। जब केवल व का लोप होने लगा तो कात्यायन की नजर पड़ गई, वार्तिक कार थे, तो उन्होंने कहा यण है प्रतिषेधो वाच्य, यण का प्रतिषेध करना चाहिए, यण का लोप नहीं होगा। किस यण का? बोले जो इस सिस्टम से यण का आदेश हुआ है, परसन्निकर्षा संहिता से इको यणच में जो यण का आदेश हुआ है, इस यण का लोप नहीं होगा। बाकी हर जगह होगा, लेकिन इको यणच में जो यण आदेश हुआ है, इस यण का लोप नहीं होगा। जब यण का लोप नहीं हो तो यण प्रत्याहार है, य व र ल। देखा गया कि य व र ल में यहाँ पर जो व था वो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आता था। यण में क्या आता है? य व र ल, इन 4 वर्णों का पर प्रतिबंध लग गया। किसके द्वारा? कात्यायन ऋषि के वार्तिक के द्वारा। ये वार्तिक का अर्थ है। जब व का रोक लग गया तो फिर शब्द आए, तो जब इसको रोक लग गया तो अब हमें इसकी सिद्धि प्रक्रिया करनी थी। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, कल पढ़ाया था, अच्छहीनम परेण संयोजन। ये संयोजन मिलाने वाला है कि जो अच से हीन हो वो पर वर्ण में मिल जाए। बात समझ में आ गई? जो अच से हीन होगा वह पर वर्ण में मिलेगा, तो वह अ में जाके मिला तो बना वरी। क्या बन गया? वरी ही बन गया। वह ध में गया तो धरी बन गया, द ध के पास गया तो ये बन गया, और ये आगे जाएगा नहीं, ये म था, म गया अ के पास मिला तो क्या बन गया? मध्वरी। एक तो यह रूप क्लियर हुआ जो हमने बताया कि जब हम मध्वर की सिद्धि प्रक्रिया कर रहे थे तो यहाँ एक सूत्र बताया था अनचिचय कि विकल्प से होगा, और जब अनचिचय सूत्र नहीं लगेगा तो यहाँ पर इस ध का विकल्प नहीं होगा, इस ध का विकल्प नहीं होगा, अर्थात यह ध द्वित्व नहीं होगा। तो बना म ध व अरि, यही बना। जब विकल्प से द्वित्व नहीं होगा, माने अनचिचय सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि वैकल्पिक है, लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, तो झलाम जस झस भी नहीं लगा।
कौन सा सूत्र? जलाम जस झस सूत्र नहीं लगेगा। जब जल झस सूत्र नहीं लगेगा तो होगा क्या? तो जो ये म ध व और अरी है, जब अनच च सूत्र नहीं लगा, झलाम जस झस नहीं लगा, तो क्या हो गया? संयोगांतस्य लोपः सूत्राया, कि हलो अंतरा संयोग से संयोग संज्ञा हुई, संयोगांतस्य लोपः सूत्राया, और उन्होंने ध और व को लोप करने लगा। जब फिर आया अलो अंतस्य, कि अंतिम अल का क्या हो जावे? लोप हो जावे। पहले ध व इनका लोप हुआ, तो उसको बाध करने के लिए अलो अंतस्य सूत्र आया। बोला नहीं, दोनों नहीं, केवल अंतिम अल का। तो ध व में अंतिम अल व था, उसका लोप होने लगा व का। तो तुरंत वार्तिककार कात्यायन आए और यण प्रतिषेधो वाच्य कर दिए कि व का लोप न होए, तब जाकर एक नया रूप बन गया। अच्छहीनम परेण संयोजम, ये व्याकरण का नियम है। व गया अ में मिल गया तो वरी ही बन गया, और ध आया तो ये बन गया, और म पूरा था ही तो बन गया मध्वरी। दो रूप बने कि जब विकल्प नहीं होगा तो मध्वरी बनेगा, और जब विकल्प होगा तो मदध्वरी बनेगा। बात समझ में आ गई? तो ये इस शब्द की सिद्धि प्रक्रिया रही। इसमें और भी सारे सूत्र हैं, तो जो सूत्र जरूरी थे परीक्षा की दृष्टि से उनकी चर्चा की गई। साधारण सा नियम है कि पहले अलग अलग शब्द लिखेंगे, मधु प्लस अरि, पर सन्निकर्ष संहिता से संहिता संज्ञा होगी, तब तुरंत सूत्र आएगा इको यणच, इक स्थाने यण से आदच, इक के स्थान पर यण आदेश हो जावे, अच परे रहते। क्लियर हो गया? तो अच परे था और इधर इक था, तो यहाँ पर इको यणच सूत्र लग गया। तो बोला किसकी जगह पर यण आदेश करें? सूत्र आया तस्मिन् नित निर्दिष्टे पूर्वस, कि सप्तमी निर्देशेन विधीयमान कार्यम विधिमान कार्यम वर्णांतरेण पूर्वस्य बोध्यम। सप्तमी से जो निर्दिष्ट होगा उसके पूर्व में, माने किसी का पूर्व में कार्य हो लेकिन बीच में किसी अन्य वर्ण का व्यवधान न हो, तो इस ऊ की जगह वह आदेश हो गया। तो यण 4 थे, स्थानीय 1 था, आदेश 4 थे, और नियम हुआ तो स्थानीय अंतरतम सूत्र आया, परिभाषा सूत्र आया। तो वह तुल्यता आदि देखकर, उच्चारण स्थान देखकर कि यह वर्ण ल में कौन सा वर्ण ओष्ठ से उच्चारित होता है, तो यहाँ पर वह वर्ण मिल गया। वह दांत और ओठ दोनों से बोला जाता था, तो ओठ को आधार मान के इस ऊ की जगह वह आदेश हुआ और बना म ध व अरि। फिर अनचिच सूत्र आया, विकल्प से लगता था तो आया, तो देखा कि अच परे यर प्रत्याहार का वर्ण देखा, तो इस ध को विकल्प से द्वित कर दिया। जब द्वित कर दिया तो सूत्र आया जलाम जस झस। जब जलाम जस झस आया तो इस ध को द बना दिया। सूत्र हमने व्याख्या की थी, तो झलाम जस झस से इस ध को द आदेश हो गया। जब आदेश हो गया तो वर्णों को मिलाना पड़ा। हलो अंतरा संयोग है, एक सूत्र है कि पहले संयोग संज्ञा की गई मिलाने के लिए, तो तुरंत यह सूत्र प्रवृत्त हुआ, संयोगांतस्य लोप है, जिसकी संयोग संज्ञा हुई है उसका लोप कर दो, तो द ध व का लोप होने लगा। तुरंत सूत्र आया, नहीं तीनों का लोप नहीं होगा, अलो अंतस्य, अलोह माने अलह, अलो में जो अंतिम अल होगा, अल माने व्यंजन, कि अलो में जो अंतिम, तो ये सब क्या है? अल है, द ध ध व, क्षमता है, अल माने व्यंजन, संपूर्ण स्वर होंगे, अयु को लेके अ से ल तक। कभी कभी टंग स्लिप हो जाती है, प्रत्याहार कहना है प्रत्यय बोल लेते हैं, तो थोड़ी मोड़ी गलतियां आप समझते रहिएगा कि हम अपनी तरफ से नहीं कहते, टंग स्लिप हो जाती है। तो द ध व अलोअंतस से केवल व का लोप हो रहा था, तो तुरंत कात्यायन महोदय आए, बोले नहीं हमारा वार्तिक यहाँ काम करेगा, यण प्रतिषेधो वाच्य, जो इको यणच सूत्र से यण प्राप्त है उसका प्रतिषेध हो जाए, वह रुक जाए, लोप रुक जाए, तो लोप जब रुक गया तो बना मदध्वरी, और जब ये विकल्प नहीं लगेगा, वैकल्पिक सूत्र है, तो बनेगा मध्वरी। दोनों की हमने सिद्धि प्रक्रिया बता दी। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा
कि अब हमने मध्वर्य का बना लिया। अब या व र ल म से यहाँ पर लिखा है ना, या व र ल, या को देख लिया, व को देख लिया, अब र को देखना है। र आदेश करवाएंगे। र आदेश किसका होगा? ई, उ, री और ली। ली आसान है, तो री और ली का इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि दोनों एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। आप बार बार इसको देखते रहिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, ताकि आपकी समझ में आए कि किस सूत्र से क्या हुआ। फिर भी समझ में नहीं आता, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम और आसान शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे। तो इसी उद्देश्य के साथ, अच्छा लगा हो लोगों को शेयर कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।